बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, जानते हैं कि आज 8 सितंबर है और पीटीआई का जलसा है संगजानी में। और इस जलसे के लिए पीटीआई ने काफ़ी इंतज़ामात किए, लेकिन जो हुकूमत है उन्होंने भी इस जलसे को रास्ते में रुकावटें इतनी खड़ी की, इतना मुश्किल बना दिया लोगों के लिए कि शायद उनका ख्याल था कि लोग जलसगाह में नहीं पहुंच सकेंगे। ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए, ऐसे ऐसे साइंसदान हैं इस गवर्नमेंट में कि उनकी अजीब अजीब मंतक है। उन्होंने जो लोकल पब्लिक है उनके लिए वो रुकावटें पैदा की जो आज से पहले शायद ही किसी ने ऐसी हरकत की हो, जलसे के रास्ते में इतनी रोड़े अटकाए हों। यानी कि उन्होंने पिंडी इस्लामाबाद को पूरा कंटेनर स्थान बना दिया था। 400-500 के करीब कंटेनर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन्होंने लगा दिए। पिंडी इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद कर दिए थे। इनका ख्याल था कि पिंडी डिवीज़न के जो लोग हैं, इस्लामाबाद के जो लोग हैं, वो जलसागाह में ना पहुंच सकें। ना तो आप पिंडी में दाखिल हो सकते थे, ना पिंडी से निकल सकते थे। इवन के आप सदर वाला एरिया देख लें, 22 नंबर वाला एरिया देख लें, बकरा मंडी वाला एरिया देख लें, डोकसैदा वाला एरिया देख लें, इस सब साइड पे कंटेनर्स थे। इसके अलावा मरी रोड, टी चौक, रवात और रेड जोन तो मुकम्मल कॉर्डन ऑफ था। इस तरह इस्लामाबाद की जितनी मेजर हाईवेज थी वो सारी उन्होंने बंद की हुई थी। लेकिन इसके बावजूद लोग तमाम रुकावटें अबूर करके जलसागाह में पहुँचे और बेशुमार लोग अभी तक रास्ते में हैं। जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, इवन के जलसा अभी ख़त्म भी हो चुका है, तब भी काफ़िले जो हैं वो मूव कर रहे हैं जलसागाह की तरफ। असल में इन्होंने जो दफ़ा 144 का नफाज करना था, आज पूरे पिंडी इस्लामाबाद में दफ़ा 804 नाफिज थी पीटीआई की तरफ से। जो कैदी 804 है, कैदी नंबर 804 है, उसकी तरफ से दफ़ा 804 नाफिज की गई थी और लोग तमाम रुकावटों को अबूर करके जलसागाह में पहुँचे। ये आप क्लिप देख लें कि जो ज़रताज गुल है वो जब इस्लामाबाद से निकली तो रास्ते में कंटेनर्स थे, उनको हटाया गया। फिर जो एबटाबाद से काफ़िले आ रहे हैं उनकी वीडियो आपके सामने है। ये सारे लोग जो हैं जोश व खरोश से जलसागाह में पहुँचे हैं और तमाम रहनुमाओं ने खिताब किया है। बेसिकली ये रेफरेंडम था, लेकिन हुकूमत के जो पेड एंकर हैं वो टीवी स्क्रीनों के ऊपर बैठ के कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है जी जलसे में लोग नहीं थे, कोई कहाँ पे कैमरा मार रहा है, कोई कहाँ पे मार रहा है। असल अगर आपने इस जलसे की फुटेजेस देखनी है तो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के ऊपर जाएं, आपको रियल टाइम व्यू नज़र आएंगे, जलसागाह के भी, बाहर के भी, रास्ते के भी, और कहाँ कहाँ से नहीं काफ़िले आए। मियाँ वाली से लेकर पेशावर से लेकर कराची तक लोग जो है इस जलसे में आए हैं। और ये तो अभी इब्तदा है इस जलसे की, और हुकूमत जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और सियासत में एक हलचल आ चुकी है। और इसमें जो अहम खिताब था वो था जो थे सईद मुराद साहब। उन्होंने अवाम से हलफ भी लिया, वो भी आपके सामने हम कोशिश करेंगे अलग से वीडियोस की कर दें, अगर यहाँ पे भी हम चला सके तो वो भी आपको चलाएंगे। उन्होंने हल्फ लिया पाकिस्तानी अवाम से, जो जलसे के शुरका थे उनसे हल्फ लिया। फिर अली अमीन गंडापुर का ख़िताब बहुत अहम था। और फिर जो इमरान खान ने कुछ दिन पहले लोगों को वार्निंग्स दी थी, जो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनके लिए कुछ वार्निंग्स भी खान साहब ने जारी की थी। और फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाने के लिए आए हुए थे, या स्पेशली पंजाब से। पंजाब में नो डाउट के मरियम ने बड़ा जबर किया, रास्ते ब्लॉक किए, लोगों को कैद किया, लोगों को लालच दी, मराद दी जो वहाँ के MNAs थे, MPAs थे। लेकिन पंजाब के जो हकीकी लोग हैं वो तो जेलों में बैठे हुए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद होगी, उमर चीमा हो गया, और इसी तरह जो चौधरी एजाज साहब हैं और रशीद साहब हैं, ये सारे जेलों में कैद हैं। अली अमीन गंडापुर का ख़िताब इसलिए अहम था, उसकी कुछ वीडियो मैं आपके सामने चला भी देता हूँ, कोई 1 मिनट की है, वो आप सुन भी लें। ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता, और जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे, और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था,
विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जनरल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। डीजीपी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, डीजीआई हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। दोस्तों आपने देखा अली अमीन गंडापुर पूरी तरह चार्ज था और उन्होंने जलूस को भी जो शुरका थे उनको भी चार्ज किया। उन्होंने कहा जी कि आप अपने अदारे की इस्लाह करें और ये भी कहा कि इमरान खान का कोई बाईकलाल मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता। स्पेशली ख्वाजा आसफ को उन्होंने ललकारा और उन्होंने कहा जी अब जो आयन तुम नहीं मानते हो उस आयन को हम भी नहीं मानते। अब अगर तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और फिर उन्होंने कहा जी कि एनओसी हो या ना हो अगला जलसा हम लाहौर में करेंगे और कहा कि मरियम मैं आ रहा हूँ, पंगा मत लेना, वो हाल करेंगे कि बांग्लादेश भूल जाओगे। हमारे पठानों का असूल है ढोल भी लाते हैं और बारात भी, ये उनका कहना था जलसे में। और जलसे में जी अनगिनत लोगों ने वहाँ पे कहना कि जी 50,000 लोग थे, लाख थे, मेरे ख्याल में लाख से तो ऊपर थे, कम से कम ढाई 1 लाख 3 लाख लोग ज़रूर होंगे इस जलसे में। क्योंकि इन्होंने जो प्लान दिया हुआ था, इन्होंने तमाम रास्ते बंद करके पिंडी डिवीजन से अगर किसी ने जलसे में जाना था तो ऑल द वे उसे चकबेली रोड पे जाना था, वहाँ से फिर चक्री का रूट लेना था, चक्री इंटरचेंज से M2 मोटरवे पे चढ़ना था और वहाँ से जाना था। उन्होंने इस पूरे डिवीजन का, पिंडी पूरे डिवीजन का ये एक रास्ता उन्होंने दिया हुआ था। फिर जो लोकल पिंडी शहर की आबादी थी उन्होंने अगर जाना था तो इन्हें तो रास्ते पता थे, ये तो मोटरसाइकिलों के ऊपर जो चोर रास्ते हैं उनसे वहाँ जलसे में चले गए, पहुँच गए। और पिंडी से भी काफ़ी तादाद में लोगों ने इस जलसे में शिरकत की, इस्लामाबाद से काफ़ी तादाद में लोगों ने, तमाम रुकावटों के बावजूद इन्होंने जलसे में शिरकत की। और हुकूमत के जो लोग बैठे हुए हैं टीवी के ऊपर उनकी अजीब अजीब तवीलें आपको सुननी पड़ेगी, जलसा नाकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उठाएं ना सोशल मीडिया, रियल टाइम वीडियोस देखें ना, वहाँ पे रियल टाइम फुटेजेस देखें, ड्रोन व्यू देखें, आपको लग समझ जाएगी, सारी सर नज़र आते हैं। और फिर इन्होंने कहा 7 बजे जलसे का टाइम ख़त्म हो गया है तो इन्होंने जलसा गाह के ऊपर डायरेक्ट जो है वो शेलिंग स्टार्ट कर दी। फिर ये बात जब अली अमीन गंडापुर को पता चली तो उन्होंने फिर फ़ोन खड़काया कि अगर आपने ये हरकत की तो हम इधर ही बैठ जाएंगे और धरना शुरू कर देंगे। और फिर वो शेलिंग जो है वो मोहसिन नकवी को जब फ़ोन गया तो उन्होंने ये शेलिंग रुकवा दी। ये इनके ओछे हथकंडे थे, लेकिन आज हकीकी मायनों में लोगों ने ये साबित किया है कि वो ग़ुलामी नहीं चाहते, वो आज़ादी चाहते हैं, वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं। और हकीकी आज़ादी मिलने तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। और 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था उसकी कोई अहमियत नहीं है और उस ऑपरेशन को कोई नहीं मानता। इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने कहा जी मुझे 9 मई से पहले गिरफ़्तार किया गया था और बयान दिलवाने के लिए जो तशद्दुद किया गया वो कौम को अगले जलसे में बताऊँगा, इनको नंगा करूँगा। 9 मई से पहले मैंने इनकी आंखों में इमरान खान के लिए नफ़रत देखी। 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है, ये इन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के सारे केसेस ख़त्म हो चुके, अगर 1-2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो इमरान खान को हम खुद रिहा कराएंगे, ये कहना था अली अमीन गंडापुर का। और फिर उन्होंने कहा जी जनरल फैज़ हमीद हमें झेज़ में मिला था, विरासत में मिला था, इसे हमने जर्नल नहीं बनाया, तुम्हारा बाबा था, तुम्हारा जर्नल था, अपना इदारा ठीक करो। वो अपने जर्नल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, गलत करे हमारे खाते में और सही करे तुम्हारे खाते में, अपनी इस्लाह करो। ये जो 9 मई को जोड़ रहे हैं, फैज़ हमीद को जोड़ रहे हैं इमरान खान के साथ, उसके ऊपर इन्होंने ये कहा था। और चीफ़ कमिश्नर जो इस्लामाबाद है उसने कहा जी कि जलसा गैर कानूनी है। इस हवाले से एक एक्ट पास हो चुका है जिसके तहत गैर कानूनी जलसे और जुलूसों पर कानून हरकत में आएगा। अंदाज़ा लगाएं, खुद NOC दिया और ख़ुद ये बयान दे रहे हैं और वो इस्लामाबाद की हदूद में भी जलसा नहीं आता। संगजानी जो है वो पंजाब का हिस्सा है, इस्लामाबाद का हिस्सा दोस्तों नहीं है। ये इस तरह की बोंगियाँ जो हैं ये मार रहे हैं क्योंकि अब इन्हें मुँह छिपाने का मौका नहीं मिल रहा। दोस्तों आपको याद होगा जब मियाँ साहब अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान आए थे और तमाम अदारों ने ये समझा कि बहुत बड़ी उम्मीद है मियाँ साहब वो पाकिस्तान में कदम जो है वह रंजा फरमाएंगे तो पाकिस्तान के मसाइल यकदम हल हो जाएंगे, पाकिस्तान माशी बुरान से निकल आएगा,
वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकत में वो इलेक्शन लड़ने आए थे। और जो उन्होंने बड़े बड़े दावे और डींगे की थी अदारों के साथ, वो अदारे भी परेशान हैं। वो कहते हैं कि मियाँ साहब ने ये क्या कर दिया। मियाँ साहब के लिए तो अवाम निकली ही कभी नहीं है, और मियाँ साहब खुद भी अवाम में आने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें अपने काले करतूतों का पता है। उन्होंने किस तरह 2 दफ़ा NRO लिया। जो बंदा NRO ज़दा हो वो कैसे अवाम में आ सकता है। मियाँ साहब आके घर में चुप करके बैठ गए और अपने रायविंड महल में 2 ट्रैक्टर जो ख़राब हुए उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं। अब उनके ऊपर अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हैं। ये तो मियाँ साहब की हालत हो चुकी है, क्योंकि मियाँ साहब को पता है कि अब मेरी कहीं चलनी नहीं है, किसी ने सुननी नहीं है। चलो अपने घर के मुलाजमीन को ही खैं तान के अपना वक्त गुजार लेते हैं और उन्हीं के ऊपर जो है ना अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। मियाँ साहब ज़हनी तौर पे उनकी ये हालत है, वो ज़हनी इनतात का शिकार है, उन्हें कुछ सूझता नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है कि यार हमने तो बड़ी उम्मीदें लगाई थी और इस शख्स के लिए हमने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हमने पूरी 22 करोड़ आवाम को दीवार में चुन दिया, और ये है कि टस से मस नहीं हो रहा। ये ना आवाम में जाता है, ना अपने वज़रा से मिलता है, ना असम्बली में आता है, कुछ भी नहीं करता। ज़्यादा हो तो अपने महल्ले के तंदूर के ऊपर चला जाता है बेटी को साथ लेके, और वहाँ पे जो है ना वो रोटियों के रेट जो है वो चेक करता है। इसलिए हमने बुलाया था मियाँ साहब को कि आप तंदूर फिरें और रोटियों के रेट चेक करें। हमने तो इसलिए बुलाया था कि आप पाकिस्तान को बुरहान से निकालने से, पाकिस्तान को बुरहान से निकालेंगे, मईशत ठीक करेंगे। और जो इस्टेब्लिशमेंट के भी जहन में एक हुआ बना हुआ था ना मियाँ साहब का, कि मियाँ साहब बड़े मकबूल लीडर हैं, पाकिस्तान की अवाम उनको बड़ा चाहते हैं, पसंद करते हैं। वो 8 फरवरी को जो इस्टेब्लिशमेंट का गुब्बारा था ना उससे ये हवा निकल गई, क्योंकि 8 फरवरी को मियाँ साहब अपनी सीट ही हार गए, अपनी 2 सीटें हार गए। एक के ऊपर फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो जैली तौर पे जीत गए, और बाकी सीटें वो दूसरी जो सीट थी मानसेरा वाली वो हार चुके, और ये भी हारी हुई सीट थी। और तकरीबन 70 से 60,000 वोट से ये हारे हुए थे डॉक्टर यास्मीन राशिद से, और फॉर्म 47 के ऊपर मियाँ साहब को जितवा दिया। ये भी इस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए किया कि ताकि इस्टेब्लिशमेंट को कोई उंगली ना उठाए कि यार ये आपका सिलेक्शन है, ये आपकी सिलेक्शन है, इस शख्स के लिए आपने सारा कुछ किया जो अपने हल्के की सीट हार गया। और आज जो रेफरेंडम हुआ दोस्तों इस जलसे में, इसने मेरे ख्याल में अब इस्टेब्लिशमेंट को एक नई डायरेक्शन दी है, और इस्टेब्लिशमेंट यकीनन ये सोचने पे मजबूर होगी कि हम किस शख्स के पीछे लगे हुए हैं और असल आवाम किसके साथ खड़ी है। मैं कहता हूँ अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है तो पाकिस्तान के 80% मसाइल हल हो जाते हैं दोस्तों। कितने? 80% मसाइल हल हो जाते हैं, और बाकी 20% ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये मिल बैठ के हल कर सकती हैं। असल जो मसाइल की जड़ है ना वो इस वक्त वो लोग हैं जिन्होंने शेर की खाल पहनी हुई है, जो शेर की खाल पहन के अपने आप को बड़ा समझते हैं, और दूसरी तरफ बयान क्या देते हैं, कुरान मजीद की बड़ी बड़ी आयतें कोट करते हैं और उन आयतों के तर्जमे पढ़ते हैं, लेकिन उन तर्जमों का जो तफसीर है उसकी जो गहराई है उसमें नहीं जाते, उसका मतलब क्या है। तो ऐसी कुरान मजीद की आप आयतें पढ़ के क्या समझते हैं कि अवाम आपकी बात सुन लेंगी, आपके साथ खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान में कितने मौलाना हजरात हैं जो आयतें रोज़ पढ़ रहे होते हैं, क्या अवाम उनकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहती है, उनके पीछे चलती है? नहीं चलती है। उन्हें पता है कि ये बेअमल आलम है। तो यही हाल आप लोगों का है, आप भी अमल नहीं करते हैं ना इन चीज़ों के ऊपर। अगर आज आप अमल करना शुरू कर दें, यकीन करें ये अवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब मसला ये है ना कि हमने कुरान मजीद को भी और दीन को भी सियासत के लिए इस्तेमाल करना शुरू करती है, दुनिया सीधा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भाई आप आईने पाकिस्तान पढ़े ना, आपका काम क्या है? आपका काम है सरहदों की हिफाजत करना। पाकिस्तानी अवाम का 80% बजट आपके ऊपर लगता है। पाकिस्तानी अवाम खून पसीने की कमाई से आपकी तनख्वाहें देती है, आपको मराहत देती है। हमारा जो एक जर्नैल रिटायर्ड होता है वो 1 अरब रुपए में पाकिस्तानी अवाम को पड़ता है, और फिर रिटायर्ड होने के बाद दोबारा री एम्प्लॉयमेंट उसकी हो जाती है, और फिर वो दोबारा जो है वो जिंदा हाथी लख दा मरया 1.25 लाख दा, ये वाली हालत है आप लोगों की। फिर कहते हैं कि अवाम आपसे नफरत ना करें। आज आपने अवाम का गम और गुस्सा देख लिया। क्या आज भी जलसे में फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई किसी ने बात की, कोई नारा लगा, ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशत गर्दी है, ये नारे किसने लगाए थे? आप लोगों को पता है, इन्हीं लोगों ने लगाए थे जिनको आप लेकर आए हैं। आज क्या जलसे में कोई एक भी ऐसा नारा लगा? नहीं लगा। इसलिए कि पाकिस्तानी अवाम समझती है कि पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ मजबूत फ़ौज है, इंडिपेंडेंट और मजबूत फ़ौज है, ऐसी फ़ौज जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत की ज़ामन हो।
ऐसी फ़ौज नहीं जो मुल्क का निज़ाम चलाए। मुल्क का निज़ाम अगर आप लोगों ने चलाना है तो फिर सारे सियासतदानों को गोली मार दें। अब देखिए ना, ज़ियाउल हक आया था तो उसने क्या नारा लगाया था, मर्द हक, मर्द मोमन, मर्द हक, ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक। ठीक है, फिर मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने क्या नारा लगाया था, मॉडर्न इनलाइटमेंट, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला नारा लगाया था। तो ये आप 75 साल से जो है ना ये करते आ रहे हैं, लेकिन 75 साल की आपकी जो गलतियां हैं ना, पहले इसलिए छुप जाती थी कि पहले सिर्फ एक न्यूज़पेपर हुआ करते थे, अखबार होते थे, चंद अखबार होते थे। आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आजकल कोई चीज़ जो है वो सीक्रेट नहीं रह सकती, कोई चीज़ क्लासिफाइड नहीं रह सकती, हर चीज़ विद इन अ मिनट और कुछ घंटों में आवाम के सामने आ जाती है। जो भी DGISPR साहब बयान दें या जो भी करें, जो बलूचिस्तान के ऊपर उन्होंने बयान दिए हैं, उन बयान का लोगों ने तिया पांचा करके रख दिया है कि आप अब ऐसे बिल पास हो रहे हैं कि आप बलोचों को जो है बगैर किसी कसूर के 3 माह अपनी कस्टडी में रख लेंगे। क्यों भाई, बलोच इंसान नहीं है क्या? वो पाकिस्तानी नहीं है क्या? वो मुहब्बे वतन नहीं है? आपको वो गरदार नज़र आते हैं? दोस्तों ये सूरत हाल है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जलसा जो है ये वाकई एक कामयाब पावर शो था PTI का। इससे कोई एग्री करे या ना करे, लेकिन 22 करोड़ अवाम एग्री करती है। आज 22 करोड़ अवाम ने अपनी हकीकी आज़ादी की तरफ पहला कदम उठा लिया है, और ये इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि ये आखिरी कदम बनने जा रहा है। बहुत जल्दी लाहौर में आपसे मिलेंगे, लाहौर के जलसे में आपसे मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।